टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। दो रोड हैं जो कि डाइवर्ज्ड हैं इन ए येलो वुड। येलो मतलब होता है पीले जंगल। अब यहाँ पर अपने को पता लग जाता है कि जब पीला जंगल कब होता है, जब वो सीजन पत्तियों गिरे हो, सारे पेड़ पौधों की पत्तियां नीचे गिरी हुई हो, इसका मतलब होता है ऑटम सीजन है। AUTUM, ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़, जहां पर पतझड़ पत्ते गिरे हुए। तो रोड्स, टू रोड्स, दो रास्ते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है पूरी तरह से, दो रास्ते डाइवर्ज, ये इस प्रकार से हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, पीले जंगल में, यानी एक जंगल है जहां पर पतझड़ है, वहां पर दो रास्ते हैं। अब इस कविता को शुरू करने से पहले इसका वॉल्यूम बताते हैं अपन कि आखिर किस वॉल्यूम में ली गई थी। देखिए ये बहुत जरूरी है सर। वॉल्यूम था इसका माउंटेन इंटरवल्स। माउंटेन इंटरवल्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 1916 में, 1916 में है ना लिखे। तो इसका वॉल्यूम है माउंटेन इंटरवल्स, 1916 में, है ना। टू रोड्स। अब स्टाइल देखेंगे इसकी, तो देखो इसके बारे में छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा और चीजें नोट करिएगा। अच्छा, एक और चीज है आगे जाके जब हम देखते हैं, चलो। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं दोनों पे थोड़ी चल सकता। एक आदमी एक नाव में, दो नावों में एक साथ सवार थोड़ी ना हो सकता। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, यानी दो रास्ते जो डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी सेपरेट हो रहे हैं। यहां डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेट, अलग हो रहे हैं। यानी येलो वुड, पीले जंगल में, यानी पतझड़ वाला जंगल है, ऑटम सीजन है, वहां पर वो अलग। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, अब मैं एक ही तो यात्री हूं। लॉन्ग आई स्टूड मतलब होता है मैं लंबे यूं करके मुंह देखता हूं, लंबे आई स्टूड। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, एंड लुक डाउन, और मैं देखता हूं एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता हूं। मैं लंबा खड़ा होके, जैसे अपन देखते हैं ना कि रास्ता कहां तक जा रहा है, देखो तो सही, जैसा झुक के वो देखना चाहता है। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, परंतु आगे जाके वो फिर रास्ता क्या होता है, इस प्रकार से जैसे यूं जाता है और उसके बाद यूं मुड़ जाता है, यूं रास्ता मुड़ जाता है। अब जब मुड़ जाता है तो जब यहां से मैं खड़ा खड़ा देखूंगा तो डेफिनेटली यहां तक देख पाऊंगा, और उसके बाद यूं झुक के देखूंगा थोड़ा और यहां तक देख पाऊंगा उसके बाद। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ट्रेवलर यानी एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लंबे में खड़े रहकर, एंड लुक डाउन, और मैं देखता हूं झुककर, एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता हूं। टू वेयर इट बेंट, जहां पर वो बेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब, अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस, घना है, क्योंकि आगे जाके तो घना जंगल है इधर इधर, और ये मुड़ गया है तो यहां से मैं आगे नहीं देख सकता हूं, ठीक है। तो बस यहां तक की एक लाइन है। अब यहां पर ये उलझन है सब जीवन में सबकी। यहां कवि केवल दो रास्तों के बारे में बात कर रहा है, पर ये उलझन जो है हर व्यक्ति की उलझन है। यहां पर व्यक्ति भले कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, जीवन के सारे रास्ते हैं, ये करूं, कहां कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा। जीवन में इस प्रकार की उलझन जो होती है वो हमेशा चलती है, और इट इज अ डिलेमा। क्या है ये? डिलेमा। एक शब्द इस्तेमाल यहाँ पे पूरी पोएम में रहेगा, DILEMMA। डिलेमा मतलब होता है उलझन, जीवन की उलझन है, कहाँ जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन इस पोएम के बारे में 2019 में पूछा गया, इस पोएम के बारे में, कि ये पोएम किसको रिलेशन रख के या किसको का मतलब सेंटर में रख के लिखी गई थी। तो जब आपको पता है, जब 1912 से लगाकर 1915 के बीच में जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे घूमने के लिए, है ना। जब वो इंग्लैंड गए थे घूमने, तो वहां पर उनको अपना एक मित्र मिला था, एडवर्ड थॉमस। क्या नाम था उसका? एडवर्ड थॉमस। और इसी के नाम से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया
कि ये रोड नॉट टेकन जो है ये कविता किस व्यक्ति को संदर्भित रख के, किसको सेंटर में रखे लिखी गई। तो ध्यान रखिएगा, एक उनका था दोस्त एडवर्ड थॉमस। उसने क्या किया कि वहां पर जब 1912 से 1915 के बीच में जब तो एडवर्ड ये लौट के आ गए, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो जब अपने देश अमेरिका में लौट के आ गए, पर ये अपने जीवन में इसने युद्ध में भाग ले लिया। किसने? एडवर्ड थॉमस ने युद्ध में भाग ले लिया और 2 साल युद्ध में वो रहा। और उसको जब वो वहां से लौट के आया तो उसको पता लगा कि ये निर्णय मेरा गलत हो गया, युद्ध में भाग मुझे नहीं लेना था, मैंने अपने जीवन के 2 साल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरी पोयम एडवर्ड थॉमस को सेंटर में रख के लिखी गई है और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं तो देखो, वुड, स्टूड, है ना, वुड और उसके बाद स्टूड और कुड, तो ये एक जैसी बन रही है, ए और ए ये बन रहा है। और उसके बाद यहां पे बन रहा है बोथ और ग्रोथ, ये अलग बन रहा है, ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी आपके पास ए बी बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक राइम स्कीम, लिरिक पोएम है। इसका क्या है? लिरिक मतलब होता है इसको गाया जा सकता है। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखिएगा, मैंने आपसे प्रिंट दे रखा है, चीजों को देखिए, लिरिक फॉर्म एक पोएम। तो इसका क्या है? ए बी। ठीक है, इसमें 4 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है? 4 स्टेंजा है और एक स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। तो कुल मिला के 20 लाइन की ये पोएम, 20 लाइन की एक पोएम है, छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम। ठीक है, तो 1 स्टेंजा हैज बीन कंप्लीटेड। सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। देन टुक द अदर इज जस्ट एज फेयर। परंतु जब मैं एक रास्ता लंबे झुके हुए की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये आगे जाके मुझे पता नहीं चल रहा है। एंड देन टुक द अदर, और जब मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूं तो इज जस्ट एज फेयर, तो मुझे ये थोड़ा सा वो ज्यादा अच्छा लगता है कि ये रास्ता अच्छा है। ठीक है, एक अच्छा, एक जैसे, है ना। एंड जस्ट एज फेयर यानी क्या होता है? देन टुक द अदर इज जस्ट एज फेयर, यानी यहां पे एक जैसे लगते हैं, ये भी एक जैसे ही, फेयर मतलब जैसे ही। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परंतु उसमें से एक जैसे तो हैं, बट हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का मतलब होता है बेटर ऑप्शन बता रहा है वो आपको कि यार ये रास्ता मैं ले लूं तो मुझे लगता है कि ये ठीक है यार, ये रास्ता ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ये क्या था? घास से भरा हुआ रास्ता था। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है। वांटेड वियर का मतलब होता है ज्यादा उपयोग नहीं किया गया, समझ पा? बिकॉज इट वॉज ग्रासी यानी घास का। देखो एक बात, एक रास्ता जिसपे घास ज्यादा होगी, ये रास्ता है, और जहां पे घास ज्यादा होगी, ये घास ज्यादा होगी, और घास ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर कम चला गया है। जो रास्ते पर घास ज्यादा होगी उसका मतलब होता है उस रास्ते पर कम चला गया, और जिस रास्ते पर कम चला गया इसका मतलब हुआ कि उस रास्ते पे जाऊंगा तो ज्यादा आगे जाके मुझे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने जीवन में कोई अपन बिजनेस शुरू करते थे, यार यहाँ पे ना ये दुकान नहीं है, मैं ये दुकान खोलता हूँ, ये बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, ऐसा भी हम सोचते हैं, हमारे जीवन में भी इस प्रकार से था। तो बिकॉज इस वर्ड ग्रासियन वांटेड वियर, और वांटेड वियर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, हैड नॉट बीन यूज्ड यानी उसका उपयोग नहीं किया गया, ज्यादा उपयोग नहीं किया गया। वांटेड वियर का मतलब होता है पहना हुआ है। अब यहां पे एक बात बताओ, कोई भी चीज पहनने का काम कौन करता है? लिविंग थिंग करता है। तो लिविंग थिंग की अगर किसी नॉन लिविंग की थिंग की तुलना किसी लिविंग थिंग से कर दी जाए तो वहां पर जनरली पर्सोनिफिकेशन आ जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, एक अलंकार आ जाता है। कौन सा नाम है उसका? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया आपका? पर्सोनिफिकेशन। दो एज फॉर देट द पासिंग देयर, ठीक है ना, यानी दो यद्यपि एज फॉर देट द पासिंग देयर, परंतु मैं जब वहां पे गुजरता हूं तो सब एक जैसे दिखते हैं मुझे, तो सब कुछ एक ही है। क्या है? सब कुछ क्या है? एक ही है।
ऐसा लगता है कि वो सब कुछ एक ही है। हेड वोर्न, वोर्न मतलब होता है उसने पहना हुआ है। देम रियली अबाउट द सेम, ऐसा लगा कि दोनों ही एक ही है। ऐसा लगा कि दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहां क्या, देन टुक द अदर एज जस्ट फॉर एज, मैं जब दूसरे को लेता हूं तो एज जस्ट एज फेयर, वो एक जैसे ही है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परंतु फिर भी एक जो है वो ज्यादा ऑप्शन देता है कि ये बेटर ऑप्शन है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, परंतु क्या है, ये ग्रासी है। ग्रासी का मतलब होता है जहां पर घास ज्यादा है। एंड वांटेड वियर, और जहां पर जिसका उपयोग ज्यादा नहीं किया गया है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, और फिर आगे जाता तो थोड़ा लगता है कि सब कुछ तो एक जैसा ही है। हैड वर्ड देम रियली अबाउट द सेम, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। ठीक है, ये भी एक पूरा हुआ, सेकंड स्टेंजा पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते हैं। दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग मतलब इस सुबह को, इक्वली ले, इक्वली ले मतलब होता है समान रूप से हैं, समान रूप से पड़े हैं। ले मतलब होता है पड़े हैं। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, एंड लीव्स, लीव्स मतलब होता है पत्तियां, नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन का मतलब होता है वॉक ओवर। वॉक ओवर मतलब होता है चलना, है ना, कोई निशान नहीं। ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप हेड ट्रोडन ब्लैक, यानी नो स्टेप का मतलब होता है कोई भी वहां पर चला नहीं गया है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, सुबह तो दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। देखिए, जीवन में जब पहली बार कोई फील्ड आती है तो सबसे पहले एक जैसे दिखते हैं। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, यानी वहां पर कोई भी आदमी चला नहीं गया है और वहां पर कोई भी पत्तियों को वहां पर कुचला नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ आई केप्ट द फर्स्ट अनदर डे, यानी अरे आई केप्ट द फर्स्ट, यानी मैं फर्स्ट ले लूंगा फॉर अनदर डे, यानी मैं किसी दूसरे दिन ले लूंगा। अब वो यहां पे कहलाता है कि एक रास्ता उसने चुन लिया है, उस पर जा रहा है और बोल रहा है कि दूसरा रास्ता फिर कभी दूसरे दिन चुन लूंगा मैं। वैसा होता है क्या, एक आदमी जब अपने जीवन में एक रास्ते की तरफ चला जाता है वो दूसरा रास्ता नहीं ले पाता। यट, फिर भी, नोइंग, ये जानकर, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि किस प्रकार से मैं आगे, फिर भी वो जानता है कि वो रास्ता किसी रास्ते की तरह ले जाएगा। यट नोइंग, ये जानकर कि हाउ वे, ये किस प्रकार से रास्ता, लीड्स ऑन द वे, यानी वो कहीं ना कहीं रास्ता ले तो जाएगा मुझे, क्योंकि ये रास्ते पे मैं चल रहा हूं तो मुझे अपने जीवन में कहीं तो ले जाएगा वो मुझे। ठीक है, किसी रास्ते की तरह ही ले जाए। आई डाउटेड, मुझे शंका है, इफ आई शुड एवर कम बैक, परंतु एक बार तो वो कह रहा है कि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, ये रास्ता मुझे जीवन में कहीं ना कहीं तो ले जाएगा और इस दूसरे रास्ते पे कभी चल लूंगा मैं। पर आप पता है, आउ डाउटेड, मुझे शक है, इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस इस रास्ते पर लौट पाऊंगा? नहीं हो सकता। जीवन में जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो रास्ते पर लौटना है, कि हम कहीं बैंकिंग सेक्टर में चले गए तो उसके बाद वहां से किसी लौट के आना, मैं लौट के आया हूँ, मुझे लगता है कि बहुत चुनौतियों के साथ लौट के आया हूँ और मुझे लगता है कि ये रास्ता एकदम ठीक है। हो सकता है ठीक है, मेरे लिए ठीक हो, पर सभी के लिए ठीक नहीं हो। जीवन में जब हम एक रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उस रास्ते के साथ आ भी जाती है, और जब हम नई फील्ड चुनते हैं, क्योंकि जीवन तो एक है ना, और कितने सारे प्रयोग इसके साथ करेंगे। हमारे डॉक्टर विकास दिव्यकृति जी इसके बारे में कहते हैं कि जीवन छोटा सा, उसके साथ ज़्यादा प्रयोग मत करिए। वैसे मैंने किए हैं और मैं उसको, मुझे दुख भी है। चलिए आगे चलते हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं साई आ भर रहा है यहाँ। जब एक बात बताऊँ, हम पहले कहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, कहीं पर भी लग जाए, किसी भी फील्ड में लग जाए, कहीं पर भी लग जाए, दुनिया के अंडमान निकोबार में भी लग जाए, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई शेल बी टेलिंग दिस, परंतु मैं ये कह रहा हूँ, बड़े आ से कह रहा हूँ। ठीक है, आ मतलब होता है जब एक रास्ता आपने चुन लिया एक रास्ता, और वहां पे उस रास्ते पर जीवन में यहां तक आगे बढ़ा है, परंतु मैं अब एक आ से कह रहा हूँ, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, परंतु जब युगो युग निकल जाएंगे, उम्र निकल जाएगी, ये कहना चाहता है इन द फ्यूचर। एजेस एंड एजेस का मतलब होता है इन द फ्यूचर, जब भविष्य की बात हो जाएगी, जब मैं भविष्य में 10-15 सालों के बाद जब सोचूंगा, तब मैं हाँ भरूंगा, काश मैं वो रास्ता ले लेता। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, तो मैं अपने आप में आंखें बंद करके वही सोचूंगा, दो रास्ते जो थे डाइवर्ज, जो जा रहे थे, मुड़कर जा रहे थे, सेपरेट होके जा रहे थे,
इन ए वुड, इस संसार में जा रहे थे, एंड आई, और मैंने एक रास्ता लिया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, परंतु मैंने वैसा रास्ता लिया जहां पर लोग कम जा रहे थे। हम जानते हैं ना, कभी कभी हम एक ऐसी फील्ड चुन लेते हैं जहां पर अपने को लगता है कि इस फील्ड में जहां पर लोगों का ज्यादा विस्तार नहीं है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में सारे अंतर पैदा कर दिए। यहाँ पर कभी आखिरी में आ भरता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि उसके दोस्त भी जब वो बैटल में गया था तो 2 साल तक युद्ध लड़ा उसने, तो कहीं ना कहीं उस दोस्त ने जो रास्ता चुना था और चुनने के बाद जब वो आया तो उसके जीवन में भी रहा कि मैंने अपने जीवन के 2 साल बर्बाद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा लास्ट स्टेंजा है अपने एडवर्ड थॉमस को ही बता रहा है, और ये कविता उसको लिख के और उसको पोस्ट करके ना अपने दोस्त को भेजते हैं, और उसका दोस्त समझ जाता है कि तो मेरे ही बारे में लिखी है। तो आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं ये सब कह रहा हूँ आ भरा ये मेरी समवेयर, जैसे जब सालों साल गुजर जाएंगे, भविष्य में जब बैठा हूँगा मैं आंखें बंद करके, जब मेरी चेहरे पर झुर्रियाँ हो चुकी होगी, जब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे होऊंगा, तब मैं अपने आप में सोचूंगा कि मेरे जीवन में भी इस प्रकार के 2 रास्ते आए थे और उनमें से मैंने एक रास्ता ऐसा लिया जहां पर कम लोग चले थे, और इसी ने मेरे जीवन में सारे अंतर पैदा कर दिए। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, और इस पोएम के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं मैं आपको, है ना। तो जानकारी के लिए आप बिल्कुल एकदम कंप्लीट रहिए। देखिए अब यहाँ पे जानकारी जो भी मैं आपको लिखूंगा तो आप थोड़ा सा चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन इज बेस्ड ऑन ए कॉमन एक्सपीरियंस। कॉमन एक्सपीरियंस का मतलब होता है सामान्य से अनुभव है ऑफ एवरीडे लाइफ, हमारे हर एक के जीवन में, लाइफ में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप ही के जीवन, मेरे जीवन में, आप ही के जीवन में, हर आदमी के जीवन में। द पोएट्स एक्सपीरियंस इन एवरी मैन्स एक्सपीरियंस, कवि का जो अनुभव है वो हर व्यक्ति का अनुभव है। हर एक के जीवन में 2 रास्ते होते हैं, 3 रास्ते होते हैं, उनमें से किसी एक पर चलना रहता है, और जब वो चलता है तब उसको लगता है कि नहीं यार ये रास्ता नहीं था, अच्छा था वो था, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज सिग्निफिकेंट थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी यहाँ पर चुनने की जो समस्या है वो एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। एंड इन दिस पोएम इट बिकम्स एवरीवन्स प्रॉब्लम एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन की हर जगह जहां पर भी आप जाते हैं वो हर एक की समस्या है, ठीक है। द रोड नॉट टेकन इंक्लूडेड फोर्स 3rd वॉल्यूम माउंटेन इंटरवल, माउंटेन इंटरवल से लिया गया है जो उसका 3रा वॉल्यूम था जो कि 1916 में पब्लिश हुआ, है ना। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स, यह एक बहुत ही अच्छा फाइनेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लिरिक्स है। देखो एक बात बताओ, वन ऑफ के बाद हमेशा यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो नाउन आएगी वो नाउन प्लूरल आएगी। देखिए अपने को ग्रामर भी तो है अपने कोर्स में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट इज ए लिरिक, लिरिक मतलब होता है कि गीत है, लयात्मक गीत है जिसको गाया जा सकता है, विच कंबाइंस नरेशन एंड विजन, जो एक पूरा आपको एक कथा बोलता है और विजन एक दृष्टि देता है, बताता है कहीं ना कहीं एक बहुत ही कहा। द पोएट्स इमेजिनेशन इज सेट एट वर्क बाय डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग वन ऑफ द 2 रोड्स, यानी यहाँ पर कवि की जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो एक कार्य करती है और कठिनाई महसूस होती है उसको कि उन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुने। विच डाइवर्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जहां पर वो 2 रास्ते एक दिशा में कहीं ना कहीं पर वो पर्टिकुलर डाइवर्ज हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा। एंड कमेंट्स ऑन द डिफिकल्टी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन जनरल, और वो जनरल एक चॉइस अपनी कर लेता है। इट इज ए चॉइस दैट डिटरमाइंस द डेस्टिनी ऑफ मैन, और यही उसकी चॉइस है। इट इज ए चॉइस, यह उसका एक चुनाव है। डिटरमाइंस जो निर्धारित करता है, डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य निर्धारित करता है उसका, किसका, आदमी का। एवरी माइनर डिसीजन एट क्रिटिकल पॉइंट्स इन लाइफ हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पता है हमारे छोटे छोटे से जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, हम कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं वहां पर कुछ डिसीजन लेते हैं और हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद दूर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसके परिणाम हमको दिखने को मिलते हैं कि यार हमने ये डिसीजन ले लिया, आज इसके परिणाम दिख रहे हैं, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और यही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर रहा है। देखो हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा नेगेटिव ही होगा, कभी कभी हम छोटे से डिसीजन ले लेते और आखिरी में जाकर पता लगता अरे यार उस समय मैंने ये काम कर लिया तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है, होता है ऐसा। ए स्टेप वंस टेकन इन लाइफ कैन नेवर बी टेकन अ बैक। आपको पता है एक कदम जो हमारे जीवन में एक बार उठा लिया जाता है उसके बाद फिर वापस कहाँ लिया जाता है। द लिरिक रिकॉर्ड्स ए पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट। ध्यान रखिएगा कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव लेता है, अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस को रखिए। बट द पोएट सून राइजेस इन द जनरल, परंतु कवि फिर वास्तव में फिर
जनरल रूप में आ जाता है। जनरल मतलब होता है पहले अपने अनुभव लेता है और उसके बाद फिर दुनिया के हर व्यक्ति के अनुभव को लेता है। एंड यूनिवर्सल जो कविता है वो यूनिवर्सल बन जाती है। द पोएट्स एक्सपीरियंस बिकम सिंबॉलिक। ध्यान रखिएगा, कवि के जो अनुभव होते हैं सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक का मतलब होता है किसी न किसी को सामने रखकर वो बात कर रहा है। ह्यूमन एक्सपीरियंस इन ऑल एजेस इन ऑल कंट्रीज, ये सारे युगों में और सारे देशों में ये अनुभव काम आएगा। ऐसा नहीं कि उस समय अमेरिका में कहा था अमेरिका के लिए प्रासंगिक है, इंडिया के लिए नहीं होगा, है ना, चाइना के लिए नहीं होगा, सभी के लिए प्रासंगिक है। द डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग ए चॉइस इज यूनिवर्सल वन। भाई दो चीजों के बीच में से, तीन चीजों के बीच में से एक के चुनना, ये तो डिफिकल्टी पूरी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो कवि यहां पर इसी प्रकार से कहा जाता है। तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी, देखिए नोट डाउन करिएगा आप। सबसे पहले तो इसमें कौन से वॉल्यूम में था, तो वॉल्यूम था इसका द माउंटेन इंटरवल्स, है ना। देखो इसको सार निकालते हैं कि परीक्षा में कहां से क्या पूछा जा सकता है। माउंटेन इंटरवल, ठीक है, ये 1916 में पब्लिश हुआ। दूसरा है इसको पोएम को एडवर्ड थॉमस नाम का उनका एक फ्रेंड था इंग्लैंड का, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिकन थे, 1912 से 15 के बीच में वहां रहे, वहां पर उसको, ठीक है। ये रहा, ये पोएम एक लिरिक फॉर्म है, ठीक है। चौथा है यहां पर हम पढ़ते हैं, चौथे में क्या होगा, ये आयम्बिक टेट्रामीटर से लिखी गई है। इसमें जो छंद है आयम्बिक टेट्रामीटर है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम आगे चलते हैं तो पूरी जो यहां पे है इसमें रोड जो है पूरी तरह से ये मेटाफर्स का काम कर रहा है। मेटाफर्स का मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं रूपक है, किसी को बता रहा है वो, ये अपने जीवन में मेटाफर्स है पूरी तरह से, रोड्स यहां पर पूरी तरह, ठीक है। इसमें इमेजरी की बात करें अपन, इमेजरी का मतलब होता है जिन चीजों को देखने पर हमारे सामने उसका पूरा चित्र बन जाता है ना। जैसे लीव्स, जैसे पत्तियां देखी तो आपके जीवन में पत्तियां हो जाएगी, दिख जाएगी आपको। येलो वुड्स, जैसे उसने बोला कि येलो वुड्स, तो आपको पता ही है कि अपन जंगल में जाते हैं और जब पतझड़ होता है तो पत्तियां ही पत्तियां बिखरी हो, ये सब है ना, है ना, इस प्रकार से है। और इसकी राइम तो आपको बता ही दी मैंने, इसका राइम है ए, देखो ए है और उसके बाद बीच की दो लाइनें हैं और दूसरी और फिर पांचवी लाइनें वैसी वैसी है। इसमें 4 स्टेंजा है, ठीक है, और ईच स्टेंजा में आपके पास 5 लाइन्स है, ठीक है, ठीक। और मुझे जहां तक लगता है कि इतनी सारी चीजें ये लिखा है वो ये लिखी गई है, बस ये काफी है और इतना ही एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अभी हमने 2 पोएम पढ़ ली है, तीसरी पोएम और पढ़ के और हम अपने इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ MCQs करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।